वेलकम टू योर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। देखो, अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स वाली जो मूवीज होती है ना, मुझे बताइए किसको पसंद नहीं होती हो, और अगर वो भी स्पेनिश वाली हो तो भाई उसका कहना ही क्या है। लेकिन आज की मूवी का क्लाइमेक्स देखकर मैं सच में बता रहा हूँ हिल गया था जब मैंने इसको देखा, और इसीलिए आपको भी हिलाने के लिए लेकर आ गए हैं एक डिफरेंट तरह की साई-फाई मूवी। एक सुरंग में ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कुछ वर्कर्स मारे जाते हैं। उनका शव विश्लेषण करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन शव विश्लेषण में उसे क्या पता चलता है, दैट्स द मिस्ट्री ऑफ दिस मूवी। यही आपको चौंका कर रख देगी। तो इसको मिस मत कीजिए। चलते हैं 2022 में रिलीज हुई ये स्पेनिश साई-फाई थ्रिलर जिसका नाम है द ऑटोप्सी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत एक सुरंग के अंदर होती है जहां पर कई वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। एक लेवल पर काम खत्म होने के बाद वो लिफ्ट से निचले लेवल पर जाकर काम करते हैं। होता यह है कि अचानक एक वर्कर ऊपर से लिफ्ट पर कूद पड़ता है। उसके हाथ में बॉल जैसी एक चीज होती है। सभी उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है तू। एंड जब लिफ्ट नीचे जाकर रुकती है तो वो वर्कर नीचे कूदता है और उस बॉल को अंदर फेंक देता है। उस बॉल में लाइट जलती है और वहां पड़े पत्थर वगैरह उड़ने लग जाते हैं। अब सभी घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तभी वो बॉल ब्लास्ट होती है और कुछ वर्कर्स उस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। एंड वो वर्कर जो उस बॉल को लेकर आया था वो भी मर जाता है। एंड उसके बाद उन वर्कर्स की याद में एक मेमोरियल बनाया जाता है। यही नहीं, उस टाउन में हाल ही में कई लोग मिसिंग भी हुए हैं और उनकी पोस्टर्स भी हर तरफ लगी होती है। असल में मरे हुए वर्कर्स का शव विश्लेषण करने के लिए एक डॉक्टर आया होता है। वो पुलिस स्टेशन की ओर चलने लग जाता है कि अचानक उसका पेट दुखने लग जाता है। फिर वो थोड़ी देर रुककर और दर्द को बर्दाश्त करके पुलिस स्टेशन आखिरकार पहुंच जाता है। तो ये देखिए, ये इस टाउन का शरीफ यानी पुलिस डिपार्टमेंट का इंचार्ज, और लगता है डॉक्टर और शरीफ बहुत ही पुराने दोस्त हैं। डॉक्टर पूछता है कि शव विश्लेषण करना था तो मैं कल ही आ जाता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे आज ही आने के लिए क्यों कहा। एंड शरीफ कहता है कि मामला देख यार थोड़ा सीरियस है, इसीलिए। नॉर्मली जब सुरंग में ऐसी दुर्घटना होती है तो सुरंग खोदने वाली कंपनी वर्कर्स की फैमिली को इंश्योरेंस के पैसे देती है, लेकिन इस केस में उस कंपनी ने पैसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि किसी ने जानबूझकर वहां कोई बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। डॉक्टर कहता है कि हाँ, कंपनी भी अपनी जगह सही तो है। शरीफ आगे कहता है तुम ठीक तो कहते हो, लेकिन जब हम सुरंग में गए तो वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। ये क्या मजाक कर रहे हो यार शरीफ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो बॉम्ब नहीं मिला, ये क्या मतलब है, ये कैसे हो सकता है। शरीफ कहता है इसीलिए तो आपको बुलाया हमने। अगर तुम उन वर्कर्स का शव विश्लेषण करके बता दो कि उनकी मौत कैसे हुई थी तो हमें इस केस को समझने में थोड़ा मदद मिल जाएगी। वैसे शरीफ, मैंने ये भी सुना है कि इस टाउन में लोग गायब हो रहे हैं, क्या उसका इस ब्लास्ट से कोई कनेक्शन तो नहीं है कहीं। एंड अब शरीफ बताना शुरू करता है कि कुछ महीने पहले टाउन में एक आदमी लापता हो गया। हमने उसे नॉर्मल मिसिंग केस समझा, लेकिन एक हफ्ते के बाद जब एक औरत मिसिंग हुई तो हमें शक होने लगा कि ये प्लांट किडनैपिंग का केस है। लेकिन उसके बाद एक एक करके कई लोग मिसिंग होने लग गए। तो पुलिस और आम लोगों ने मिलकर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हमने जंगलों में भी छान मारा। वहाँ एक पेड़ पर हमें एक बड़ा बैग मिला जिसमें से बदबू आ रही थी। उसमें एक लाश थी। हम एक्चुअली उसको आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसकी फोटो क्लिक की थी ताकि बाद में पहचानने में आसानी हो जाए। लेकिन यार तुम बिलीव नहीं करोगे, उसके शरीर के अंदर एक भी बूंद खून नहीं था। अगर किसी ने उसको मार डाला होता तब भी उसके शरीर में खून तो जरा होता ना। सोचने वाली बात है, लेकिन था ही नहीं। एंड मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से खून का आखिरी बूंद तक चूस लिया हो। ये हो सकता है कोई एनिमल अटैक का केस हो सकता है मतलब। एंड फिर डॉक्टर पूछता है कि फिर उस लाश का तुम लोगों ने क्या किया। शरीफ बताता है कि सब उसका शव विश्लेषण करना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर वो कत्ल था और हमने लाश को वहां से हटाया तो कातिल सतर्क हो जाएगा और हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने उस लाश को उसी बैग में रखवाया और उस पेड़ के ऊपर रखने को कह दिया। फिर मैंने टाउन के शिकारियों को दिन रात उस बैग पर नजर रखने के लिए जंगल में रहने को कहा। मुझे पता था कि अगर कातिल ने लाश को वहां रखा था तो वो वापस जरूर आएगा। एंड उन दो शिकारियों का काम था कि वो उस पेड़ के पास छुपे रहें और अगर कातिल वहां पर आया तो वो हमें इन्फॉर्म करे। मैंने उन दोनों को वॉकी टॉकीज भी दिए थे, लेकिन पता नहीं उस रात क्या हुआ। उनकी वॉकी टॉकीज को कांटेक्ट करने की कोशिश की हमने, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। फिर हम जंगल के अंदर गए तो वहां उनकी वॉकी टॉकीज पड़ी हुई थी। एंड उन दोनों शिकारियों का कत्ल करके कातिल ने उनको भी बैग में रखकर वहां छोड़ दिया था। एंड फिर अगले दिन हमें पता चला कि वो पहली लाश जो हमें बैग में मिली थी वो एबेल नाम के एक आदमी की थी। एबेल भी उसी सुरंग में काम करता था और कुछ दिन पहले लापता हो गया था। एंड एबेल को आखिरी बार एक पब में देखा गया था। फिर दोस्तों यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एबेल पब में गया था, वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। एबल उस आदमी को पहचानता था और पूछने लगा, यार स्काइस कैसे हो तुम। दरअसल एबल और स्काइस सुरंग में काम करते थे, पर कुछ महीने पहले अचानक स्काइस ने काम पर आना बंद कर दिया था। एबल पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे यार, पर स्काइस कहता है देखो तुम मुझे कोई और समझकर बकबक कर रहे हो, मेरा नाम स्काइस नहीं है, एलन है। पर एबल अपनी बात पर ही अड़ा रहता है कि तुम स्काइस ही हो। और तब एलन ने एबल की आंखों को घूर कर देखा दोस्तों, और दोनों की आंखें चमकने लगी। ऐसा लगता है जैसे एबल एलन के वश में हो गया था। एंड एलन कहता है कि अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो मैं बता दूंगा कि मैं स्काइस हूँ या फिर एलन। एबल भी उसकी बात बड़े ध्यान से सुनने लगा। एलन कहता है तुम अपना बियर ग्लास गिरा दो।
फिर नशे में लड़खड़ाकर चलने की एक्टिंग करो, फिर तुम मुझे अपनी कार की चाबी दे देना और मेरे साथ चले आना। एबल तो जैसे उसके हाथ की कठपुतली बन चुका था। वो बियर ग्लास गिराकर लड़खड़ाने लग जाता है और तब एलन कहता है कि तुझे बहुत नशा हो गया है, चल मैं तुझे तेरे घर ड्रॉप कर देता हूँ, अपनी कार की चाबी दे दे मुझे। एंड एबल भी उसको चाबी दे देता है। फिर एलन एबल को वहां से लेकर चला जाता है। ये सब कुछ उस पब के लोगों ने देखा था और उन्होंने पुलिस को ये बातें बताई भी थी। एंड आ जाओ दोस्तों प्रेजेंट में। शरीफ बताता है कि उस रात के बाद एबल गायब हो गया एंड बाद में हमें जंगल में पेड़ के नीचे उस बैग में उसकी लाश मिली। वो उस सुरंग के वर्कर्स की फाइल को देखते हैं तो पता चलता है कि वो आदमी जो एबल को पब से लेकर गया था उसका नाम एलन नहीं स्काइस ही था। मतलब एबल ने उसको ठीक पहचाना था। और जब पुलिस ने स्काइस के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि स्काइस तो 9 महीने पहले लापता हो गया था। असल में 9 महीने पहले स्काइस जंगल के अंदर गया था जहां वो आसमान से गिरते हुए मेट्रोइड को देखना चाहता था, लेकिन वो गया तो था लेकिन वापस नहीं आया। एंड अचानक एक दिन वो एलन के नाम से टाउन के अंदर आया और वापस सुरंग में काम करने लगा। एंड अब शरीफ आगे बताता है कि जब ये बात हमें पता चली तो हम उसके घर गए जबकि वो सुरंग में काम कर रहा था। हमने उसके घर की तलाशी ली तो वहां हमें एबल का आईडी कार्ड मिला एंड हमें यकीन हो गया कि एलन ने ही एबल का कत्ल किया है। हम एलन को अरेस्ट करने के लिए निकलने वाले थे कि उसके घर में हमको एक बॉल जैसी चीज मिली जिसमें से बदबू आ रही थी। हमने उसे भी अपनी कार में रख लिया और सीधे सुरंग की ओर चल दिए। एंड जब हम सुरंग के पास पहुंचे तो एलन ने हमको देख लिया, लेकिन हमसे भागने के बजाय वो हमारे पास आया और हम पर हमला करके उसने कार से वो बॉल निकाल लिया और सुरंग के अंदर भाग गया। हम उसके पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन इससे पहले कि हम उसको पकड़ते वो लिफ्ट पर कूदकर नीचे चला गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये तो आप मूवी की शुरुआत में देख ही रहे थे। एलन लिफ्ट पर कूदकर नीचे पहुंचा और वहां उस बॉल जैसी चीज को उसने सुरंग के अंदर फेंका। उसमें लाइट जैसी चीज निकली और ब्लास्ट हो गई। उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग हुआ कि ऊपर खड़ा शरीफ दूर जाकर गिरा। तो प्रेजेंट में शरीफ बताता है कि ताज्जुब की बात तो यह है कि एलन को कैसे पता चला कि वो बॉल मेरी कार में थी। मुझे तो लगता है कि उस बॉल से ही वो ब्लास्ट हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि उस घटना के बाद हमने उस सुरंग के अंदर जाकर चेक भी किया, पर वहां ना तो बॉल थी और ना ही उसके टुकड़े। इस ब्लास्ट में एलन को मिलाकर 10 वर्कर्स की जान गई है। तो डॉक्टर साहब, तुम्हें अब शव का विश्लेषण करना है, खासकर एलन के शव का, क्योंकि जब हम उसकी लाश के पास गए तो हमारे रोंगटे सच में खड़े हो गए थे और ऐसा लगा जैसे हमसे कोई बात कर रहा है। हम तो डर गए थे कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। डॉक्टर साहब, अब ये बताओ कि ये शव विश्लेषण कर पाओगे आप? तब डॉक्टर कहता है कि यार तुम डरो मत, मैं सब कुछ देख लूंगा। फिर शरीफ डॉक्टर को मुर्दा घर लेकर जाता है जहां लाशों को रखा गया है। रास्ते में शरीफ पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वैसे डॉक्टर बताना तो नहीं चाहता, लेकिन शरीफ उसका पुराना दोस्त है तो वो खुल के कह देता है कि यार मुझे स्टमक कैंसर है और इस दुनिया में कुछ ही दिन का मेहमान हूँ बस मैं। ये जानकर शरीफ को थोड़ा दुख भी हो जाता है, लेकिन फिलहाल काम तो इम्पोर्टेंट है तो वो मुर्दा घर पहुंच जाते हैं। शरीफ बताता है कि यहाँ पर अक्सर पावर कट हो जाती है लेकिन जनरेटर अपने आप चालू हो जाएगा, टेंशन मत लेना। फिर वो फ्रीजर रूम में जाकर हर लाश को देखते हैं, पर शरीफ आखिर में रखी हुई एलन की लाश के पास जाने से बहुत डर रहा होता है। डॉक्टर कहता है काम करो, तुम दिन भर काम करके थक गए होंगे, अब तुम जाओ, यहाँ मैं खुद संभाल लूंगा। शरीफ डॉक्टर को इन लाशों के साथ, खासकर एलन की लाश के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर डॉक्टर कहता है कि अरे मुझे लाशों के साथ उठने बैठने की आदत है, तुम घबराओ मत और जाकर आराम करो, जाओ। इस पर शरीफ भी वहां से चला जाता है। डॉक्टर अपने सर्जिकल टूल्स निकाल कर रख देता है और फिर एक रिकॉर्डर ऑन करता है जिसमें वो हर लाश के शव विश्लेषण की डिटेल्स को रिकॉर्ड करेगा। एंड इस रिकॉर्डर को एक फुट पैडल से ऑन ऑफ किया जाता है। डॉक्टर रिकॉर्डर ऑन करके उस दिन की तारीख और टाइम बताता है और कहता है कि एक दिन पहले सुरंग के ब्लास्ट में 10 वर्कर्स मारे गए, मैं उनका शव विश्लेषण करने वाला हूँ। मैं खासकर इस बात पे ध्यान दूंगा कि इनके शरीर में ब्लास्ट के कोई निशान है या फिर नहीं। पहले वर्कर की बॉडी को वो सब्जेक्ट 1 बताकर शव विश्लेषण शुरू कर जाता है। पहले तो वो उस वर्कर का ड्रेस काट निकालता है, फिर उसके बाल पर पानी स्प्रे करके उस पानी को टेस्ट करता है। वो बॉडी के हर पार्ट को चेक करता है और कुछ एविडेंसेस भी कलेक्ट करता है। फिर वो बॉडी को कट करके कहता है कि इसे जांच करके पता चला है कि इसकी मौत ब्लास्ट से ही हुई है। एंड जब वो सब्जेक्टों का शव विश्लेषण करने वाला होता है तो चौंक जाता है, क्योंकि जैसा शरीफ ने कहा था डॉक्टर की गर्दन के पिछले हिस्से में रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं और डॉक्टर इस बात को फील भी कर पाता है। यही नहीं, कहीं से आवाज भी आती है कि यहाँ मत रुको, अभी चले जाओ। पर उस पर ध्यान न देते हुए डॉक्टर उस लाश का शव विश्लेषण करके तीसरी लाश पर आता है। इस दौरान वो रिकॉर्ड ऑन करता है कि पुलिस का मानना है कि एलन पुलिस से बचकर सुरंग के अंदर भागा और उसने उस बॉल को सुरंग के अंदर फेंक दिया। लेकिन असल में सोचने वाली बात यह है कि अगर वो बचना चाहता था तो उस बॉल को अंदर क्यों फेंकता, जबकि वो खुद भी अंदर ही था और जानता था कि अगर ब्लास्ट होगा तो वो खुद भी मारा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि एलन बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो ब्लास्ट करवाना ही उसका मेन मकसद था। एंड उस लाश की छाती में एक छेद होता है। जब डॉक्टर उस बॉडी को काटता है तो उसमें एक बूंद खून नहीं होता। अब डॉक्टर सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मरने के 2 दिन बाद भी शरीर में खून होता ही है, पर यहाँ तो खून ही नहीं है। फिर वो अगली लाश का जांच करता है तो उसमें भी छाती पर छेद होता है और शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं। मतलब पहली लाश में खून था और जब 2 लाशों का चेक किया
उनमें खून नहीं। ये बड़ी सोचने वाली बात है। एंड ये दोनों लाशें एक ही जगह मिली थी। उनके पास थी एलन की लाश। डॉक्टर उस फोटो को देख रहा होता है कि अचानक पावर कट हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में जनरेटर ऑन हो जाता है और पावर वापस। अब डॉक्टर का मानना है कि वो दो लाशें जो एक जगह पे थी, उनके शरीर में खून नहीं है। उनके पास एलन की लाश थी, तो वो देखना चाहता है कि एलन की बॉडी में खून है या फिर नहीं। इसलिए वो एलन की बॉडी की जांच करता है। एंड अचानक से कोई आवाज आती है दोबारा। डॉक्टर चौंक जाता है क्योंकि यहाँ उसके अलावा बाकी तो कोई है नहीं, सिर्फ लाशें हैं। वो हर लाश को देखने लग जाता है और तब एलन का हाथ हिलने लगता है। अचानक एलन की लाश बेड से नीचे गिर जाती है और रेंगने लगती है। डॉक्टर विश्वास तो नहीं करना चाहता, लेकिन जब आंखों के सामने ये हो रहा हो तो कोई विश्वास क्यों ना करे। आप भी सोचिए यार, अगर आप डॉक्टर की जगह होते तो कैसा फील होता। मेरे तो बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर धीरे धीरे पीछे जाने लग जाता है तो एलन की लाश अब उठकर चलने लग जाती है। एलन डॉक्टर से विनती करता है कि प्लीज मुझे इस शरीर से बाहर निकालो। डॉक्टर पूछता है, क्या तुम मरे नहीं क्या अभी तक? वो कहता है कि एलन तो कब का मर चुका है, लेकिन मैं एलन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डॉक्टर की दोस्तों यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि अरे तुम आखिर हो कौन? तब वो बताता है कि मैं दुनिया भर में सफर करता हूँ, अलग अलग शरीरों का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अब मैं इस शरीर में फंसा हुआ हूँ। मैं जब इसकी बॉडी में घुसा था तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और इसके शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है और मुझे खून की सख्त जरूरत है। एंड उसकी बातें सुनकर डॉक्टर समझ जाता है कि असल में ये एक पैरासाइट है जो फिलहाल एलन की बॉडी में है। एलन की बॉडी का सारा पोषण खत्म हो चुका है, इसीलिए अब इस पैरासाइट को पोषण नहीं मिल रहा और ये बाहर आकर किसी और की बॉडी में घुसना चाहता है। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग यार। डॉक्टर पूछता है कि अब मुझे ये बताओ, वो बॉल जैसी चीज क्या थी जो तुमने सुरंग में ब्लास्ट करवाई? एंड अब एलन की बॉडी में जो पैरासाइट है वो कहता है, वो मेरा स्पेसशिप था जो फट गया। पर तुमने अपने स्पेसशिप को खुद ब्लास्ट क्यों करवाया? पैरासाइट कहता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उस स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी को जानो, इसीलिए मैंने उसको ब्लास्ट करवा दिया। और अब अभी सवाल मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे शरीर से कैंसर की बू आ रही है। मुझे कैंसर को खाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी बॉडी में घुसने वाला हूँ। कहकर वो अपना मुंह खोलता है तो ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जैसे कुछ बाहर निकलकर डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। एंड अगले सीन में डॉक्टर ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा होता है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। अब वो पैरासाइट डॉक्टर के पास आते हुए कहता है, मैं एक एलियन पैरासाइट हूँ जिसका कोई सेंस ऑर्गन नहीं है। आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जान होती है और एक दिमाग। पर इंसान वो अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए जो मजे लूटते हैं, जो जिंदगी जीते हैं, मुझे वैसी जिंदगी जीनी है। इंसान जिन स्वादों का, जिन सेंसेस का मजा लेते हैं, मुझे वो सब एक्सपीरियंस करना है। इसीलिए मैं एक के बाद एक करके इंसानों के शरीर में घुसकर जीने लग जाता हूँ। लेकिन अब इस एलन की बॉडी में जीना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे शरीर में रहना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि मेरे अंदर तुम जिंदा नहीं रह पाओगे ज्यादा दिन तक, क्योंकि मुझे कैंसर है और मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूँ। पैरासाइट कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूँ तो तुम्हारा कैंसर भी खा लूंगा, और मरने से पहले तुम जितने भी शव को चेक करोगे उन सारी लाशों का खून भी पी लिया करूंगा। ये कहकर वो पैरासाइट एलन की बॉडी से निकलकर डॉक्टर की बॉडी में जाने का प्लान बनाता है। वो अपनी ड्रेस काटकर डॉक्टर के पास वाले बेड पर लेट जाता है और बताने लगता है कि वो पृथ्वी पर कैसे आया। मैं एक छोटे से स्पेसशिप में आया था, लेकिन उसे मेट्रोइड समझकर एलन ने उसको उठा लिया और अपने घर लेकर गया। जब वो सो रहा था तो मैं अपने छोटे स्पेसशिप से निकलकर उसकी बॉडी में घुस गया। वो जो कुछ खाता पीता वो सारा पोषण लेकर मैं उसके अंदर बड़ा होता गया। यही नहीं, वो जिन भी लोगों से मिलता उन सबकी मैं जान ले लेता और उनके खून का आखिरी बूंद चूस कर पी लेता। इस टाउन में जितने भी लोग लापता हुए हैं उन सबको मैंने ही मारा है और उनका खून भी चूसा है मैंने। मेरे जैसे पैरासाइट जब इंसान के शरीर में घुस जाते हैं तो हम इंसान की तरह देख, सुन और फील कर सकते हैं। एंड थोड़ी देर में मैं एलन की बॉडी से निकलकर तुम्हारी बॉडी में आ जाऊंगा, फिर तुम्हें ढूंढते हुए शरीफ यहाँ पर आएगा तो मैं उसका भी पूरा खून चूस लूंगा। बड़ी भूख लगी है यार मुझे। बड़े नॉर्मल वे में बोलता है दोस्तों वो आगे कहता है, जब मेरा स्पेसशिप ब्लास्ट हुआ तो मेरे पास 2 लोगों की लाशें थी। मैंने उन दोनों की छाती में छेद किया और जी भर के उनका खून पिया। एंड कुछ दिनों के बाद मैं अपने प्लेनेट को एक सिग्नल भेजूंगा कि पृथ्वी पर हम जैसे पैरासाइट्स जी सकते हैं। एंड फिर मेरे प्लेनेट से सारे पैरासाइट्स बड़ी तादाद में पृथ्वी पर आ जाएंगे। एंड हमारा मेन मकसद ये है कि इंसानियत को खत्म करके उनके सेंस ऑर्गन्स पर कब्जा करें। हम उस सारी खुशियां लूटेंगे जो इंसान लूटते हैं। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे दिमाग में जाऊंगा तो तुम्हारे सारे सेंस ऑर्गन्स मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे, सिवाय तुम्हारे दिमाग के। मतलब तुम्हारा और मेरा दिमाग अलग अलग रहेगा और हम एक दूसरे से भी बात कर पाएंगे, वैसे ही जैसे मैं और एलन एक दूसरे से बातें करते थे। एंड अब वो पैरासाइट एलन की बॉडी एक चाकू से चीर कर बाहर निकल जाता है। देखने में अच्छी बड़ा घिनौना लगता है यार। ये सोचने वाली बात तो ये है कि पैरासाइट ना देख सकता है, ना ही कुछ सुन सकता है और ना ही कुछ स्मेल या फील कर सकता है, लेकिन इसे किसी भी तरह डॉक्टर की बॉडी में घुसना है भाई, वरना जिंदा नहीं रहेगा। एंड यही वजह थी कि जब ये एलन की बॉडी में था तो डॉक्टर के पास ही लेट गया ताकि उसे डॉक्टर की बॉडी में घुसने में आसानी हो जाए। एंड जैसे पैरासाइट एलन की बॉडी से निकलता है
तो एलन का बचा हुआ कॉन्शियसनेस चाकू से उस पैरासाइट को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में एलन का दिमाग पूरी तरह मर जाता है। अब ये देखकर डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है एंड अब ये पैरासाइट डॉक्टर की बॉडी में जाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। डॉक्टर भी जानता है कि अगर ये बॉडी में घुस गया तो बॉडी को काट कर इसको बाहर निकाला जा सकता है। फिलहाल तो डॉक्टर कुछ भी करे पैरासाइट को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ना ही वो खुद से देख सकता है ना ही सुन सकता है। एंड डॉक्टर एलन के हाथ से चाकू निकाल कर पैरासाइट को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता क्योंकि उसका हाथ बंधा हुआ होता है। डॉक्टर अब किसी भी तरह इंसानियत को बचाना चाहता है और बेबस होकर वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो चाकू अपनी आंखों के पास लेकर जाता है, लेकिन पैरासाइट को इस बात की भनक नहीं लगती, क्योंकि उसका एक ही मकसद है और वो है डॉक्टर की बॉडी में घुसना। और दोस्तों, वो घुसने में सफल भी हो जाता है और अब पैरासाइट डॉक्टर की बॉडी में है। डॉक्टर और पैरासाइट दोनों के दिमाग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। पैरासाइट कहता है, देखा आखिर में आ ही गया तुम्हारी बॉडी में। डॉक्टर का दिमाग कहता है कि आ तो गए हो, लेकिन तुम जिस इंसानी सेंस के मजे लूटना चाहते थे ना, अब वो तुम सेंस नहीं कर पाओगे। अपने आसपास की चीजों को देखने की कोशिश करके देख लो। एंड अब पैरासाइट डॉक्टर की आंखों के जरिए आसपास देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरा दिखता है। पैरासाइट की भी हालत खराब हो जाती है कि तुमने क्या कर दिया, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। डॉक्टर कहता है कि अब तुम कभी नहीं देख पाओगे, ना ही सुन पाओगे, ना ही कोई स्वाद चख पाओगे, ना ही कुछ बोल पाओगे। और तब दिखाया जाता है कि जब पैरासाइट डॉक्टर की बॉडी के अंदर घुस रहा था तो डॉक्टर ने उस चाकू से अपनी आंखों को नष्ट कर लिया, अपने कान फाड़ दिए, अपनी जीभ काट ली। अब ये पैरासाइट जिंदा लाश की तरह डॉक्टर की बॉडी में रहेगा और कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। डॉक्टर कहता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा शरीर काट कर तुम बाहर निकल जाओगे तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैंने चाकू कहीं फेंक दिया है और तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। पैरासाइट भी कहता है कि तुम तो मरने वाले हो, फिर तुम्हें दफना दिया जाएगा एंड जब तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा तो मैं बाहर निकलूंगा और किसी दूसरे की बॉडी में चला जाऊंगा। इस पर डॉक्टर कहता है कि मुझे पता था तुम यही सोच रहे होंगे, इसलिए मैंने उसका भी एक प्लान बना के रखा हुआ है बेटा। अब ना तुम जिंदा रहोगे और ना ही दूसरे एलियन पैरासाइट्स को सिग्नल भेज पाओगे। ये कहकर दोस्तों डॉक्टर मर जाता है। उसके अंदर का पैरासाइट भी लाश की तरह पड़ा होता है। कुछ घंटों के बाद शरीफ आता है और डॉक्टर को मरा पड़ा देखकर बहुत दुख होता है उसको। पैरासाइट तो खुश होता है कि अब शरीफ डॉक्टर की बॉडी को दफनाएगा और फिर वो बाहर निकल पाएगा, लेकिन डॉक्टर ने अपने शरीर में खून से लिखा हुआ था कि टेप को सुनो फिर मुझे जला दो। अब शरीफ उस टेप को सुनता है जिसमें डॉक्टर और पैरासाइट के बीच की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन यह बेचारा पैरासाइट को डॉक्टर के किसी भी प्लान के बारे में कुछ खबर नहीं थी, क्योंकि वो कुछ भी सुन नहीं सकता। एंड वो इसी उम्मीद से अंदर पड़ा हुआ है कि शरीफ डॉक्टर को दफनाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग को सुनकर शरीफ जान चुका है कि डॉक्टर की बॉडी में पैरासाइट है और उसे डॉक्टर की बॉडी को जला देना होगा। वो फिर डॉक्टर की बॉडी को लेकर जाता है और तुरंत जला देता है। इस तरह डॉक्टर की बॉडी के साथ वो एलियन पैरासाइट भी जलकर मर जाता है। एंड दोस्तों, इस तरह डॉक्टर की कुर्बानी ने दुनिया को एलियन पैरासाइट के कब्जे में से बचा लिया। इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी? वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।